400 पॉइंट चल गया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 900 से लेकर 1000 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में हो गई है। और ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा दबाव दिख रहा है क्योंकि हमने देखा कि इंट्राडे में 25,030 के आसपास तक निफ्टी गया था और वहां से लगभग 70 अंक नीचे आकर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आज जो मजबूती है उसके पीछे बड़ी वजह है कि आईटी शेयरों में जबरदस्त तेजी हो रही है। दूसरी वजह यह है कि ट्रंप और मोदी के बीच में केमिस्ट्री फिर से थोड़ी सी बेहतर होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अभी ये केमिस्ट्री वर्चुअल है। ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और पीएम मोदी उसका जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए ही। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि जो खटास थी दोनों लीडर्स के बीच में, या फिर हम ये कहें कि दोनों देशों के बीच में, वो थोड़े से कम होने और रिश्ते मधुर होने के संकेत बाजार को मिल रहे हैं। और इन संकेतों को सेंस करके बाजार हम देख रहे हैं कि लगातार ऊपर अब जा रहा है। आज अच्छी तेजी बाजार में हम देख रहे हैं और कंजम्पशन वाले शेयर खूब चले थे तो थोड़ा सा पैसा वहां से निकल रहा है। वहां लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, ये स्पेसेस आपको थोड़े से नरम दिखाई देंगे। लेकिन आईटी हो गया, डिफेंस हो गया, ये शेयर आज बाजार में जोश भरने काम कर रहे हैं और बैंकिंग फाइनेंशियल का माहौल भी अच्छा है। तो अगले 1.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी हम पक्की वाली प्लानिंग करवाएंगे। लेकिन फटाफट देख लेते हैं कि शो में हम आगे खास क्या करेंगे। तो थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे मार्केट की स्ट्रेटजी होगी, एफएनओ मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। 2:10 पर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, हम क्लोजिंग ट्रेड्स लेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। 3 बजे मार्केट एट 3, 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे। 3:20 पर इवेंट्स टू वॉच होगा। तो पूरा का पूरा शो है काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड। फटाफट नजर डालते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों पर। तो निफ्टी करीब 100 अंक चढ़ा है, 25,000 के करीब आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में 350 अंकों की तेजी है, 54,550 के ऊपर है। निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। सरकारी बैंक शेयरों में आज जबरदस्त तेजी है और यूनियन बैंक हो गया या फिर तमाम बैंक्स आपको आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आईटी में आज दमदार मोमेंटम है। रीजन ये है कि भारत अमेरिका के अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो फिर आईटी को लेकर जो चिंताएं हैं वो थोड़ी कम होगी। और ओरेकल फाइनेंस का जो शेयर है वो 10% दौड़ गया है क्योंकि क्लाउड इंफ्रा को लेकर जो गाइडेंस है कंपनी का वो रहा है काफी दमदार और उसने किया है शेयर को सपोर्ट। ऑटो शेयरों की रफ्तार थोड़ी सुस्त है और ये सुस्ती हम सिर्फ देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग के चलते। एमएनएम का जो शेयर है वो 2.5% कमजोर है क्योंकि रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर चला गया था और आज हम देख रहे हैं कि ये शेयर करीब 100 रुपए की गिरावट। आज निफ्टी का ये टॉप लूजर है और निफ्टी के जो टॉप 5 लूजर्स हैं सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं फटाफट कि आज के जो बड़े बजर्स हैं वो कौन से हैं। मानसी बताइए लिस्ट में आज क्या है? आईटी तो सबसे ऊपर होगा फिर। बिल्कुल अभिषेक, आईटी सबसे ऊपर है और आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। कनेक्टिंग है ये ग्लोबल मार्केट में भी आईटी से के साथ जो कुछ होता है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता है। लेकिन डाउनसाइड एक्शन कई सेशंस के देखने के बाद आईटी सेक्टर की तेजी जो है इस तेजी पर लगातार चर्चा हो रही है। फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट से भी उनके स्टांस, उनकी एनालिसिस और उनकी राय इस पर हम लगातार ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे लगभग सारी की सारी आईटी कंपनियां, बी इट द लार्जर प्लेयर्स या मिड कैप आईटी कंपनियां, अच्छी खासी मजबूती पर ट्रेंड करती हुई। छोटी मझौली आईटी कंपनियां सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इस वक्त नजर आ रही है। पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फैसिस करीब 4.25 से 5.5% तक की तेजी वहां पर। और इन सब के आगे कह सकते हैं आउट परफॉर्मेंस ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ओएफएसएस के स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। इनकी पेरेंट ओरेकल के मजबूत गाइडेंस की जो खबर आई उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। सो नॉट जस्ट ओरेकल फाइनेंशियल ओएफएसएस ही नहीं, उसके अलावा भी तमाम आईटी कंपनियों में अच्छा एक्शन, अच्छे न्यूज फ्लोज और इवेंचुअली पॉजिटिविटी बिल्कुल बरकरार है। इसके अलावा टेक्सटाइल शेयरों में भी आज मजबूती का ट्रेंड है। टैरिफ को लेकर ट्रंप के जो ताज़ा बयान आते हुए दिखे हैं, अगेन टैरिफ पर जो पॉजिटिविटी फिलहाल देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के ही जरिए लेकिन बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि ट्रेड नेगोशिएशंस पर कुछ निकल कर आए। इसका एक इम्पैक्ट है जो कि रिलेटेड स्पेसेस में नजर आ रहा है और इसमें टेक्सटाइल भी शामिल है। वर्धमान टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक्स में करीब 3 से लेकर 6.25% तक की तेजी वर्धमान टेक्सटाइल आउट परफॉर्म करता हुआ। इसके अलावा न्यूज फ्लोज के चलते इम्पैक्ट विक्रम सोलार के स्टॉक प्राइस में आज सुबह जब स्टॉक में मजबूती
थी या तेजी की चाल शुरू हुई थी तभी से टच बेस कर हमने हमारे व्यूअर्स के सामने रखा था। दमदार नतीजे आए हैं कंपनी के और अच्छे नतीजों का एक्शन है जो कि स्टॉक में रिफ्लेक्ट होता हुआ। इनके आय में करीब 80% का इजाफा है। मुनाफा 5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, 5% नहीं 5 गुना, 5 टाइम्स बढ़ोतरी देखने को मिली है। FY26 में 4 गुना कैपेसिटी एक्सटेंशन और साथ ही गाइडेंस की खबर जो है, ये सारी चीजें हैं जो कि सपोर्ट कर रही है इस स्टॉक प्राइस को। इसके अलावा एमटार टेक कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिला है 390 करोड़ का, जिसके चलते ऑर्डर विन का एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक में सिर्फ एमटार टेक ही नहीं, डिफेंस और शिप बिल्डिंग का पूरा खेमा जो है अच्छा एक्शन दिखा रहा है। डिफेंस शिप बिल्डिंग पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक्स एंड स्पेसेस में अच्छा मूव भी नजर आएगा आपको। और श्रिम्प स्टॉक्स पर भी नजर रखें। अवंती फीड्स करीब 14 से 15% तक की मजबूती दिखाते हुए ये हमारे ओपनिंग का खिलाड़ी इस लिस्ट में हमने इसे एडअप किया था 753 के लेवल्स पर। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने जो 102 नई फिशरी यूनिट्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी दी है, इसका एक इम्पैक्ट है जो कि श्रिम्प शेयरों में नजर आ रहा है। लिस्टेड प्लेयर्स में अवंती फीड्स हैं जो कि आउट परफॉर्म करता हुआ। डिफेंस में BDL, BEL, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यानी कि पूरा डिफेंस का खेमा और शिप बिल्डिंग स्पेस अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है, जिसमें एमटार टेक तो खबर के चलते जो ऑर्डर विन मिला उसके चलते फोकस रेडार पर है, बट अदरवाइज ऑल्सो बाकी डिफेंस कंपनियों में भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज हैं जिसके चलते एक शाइन नजर आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकारी बैंक के शेयरों में भी अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर नजर थी, उम्मीदें थी कि कब वापस से कमबैक अच्छा खासा होता दिखेगा। बैंक निफ्टी की तरफ से भी मूव्स हैं और इन पर्टिकुलर अगर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो सरकारी बैंक में भी खरीदारी आप पाएंगे। यूनियन बैंक, IDBI बैंक, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में 3 से लेकर 4.5-5% तक की तेजी आज के सत्र में देखी जा चुकी है। तो थीम्स भी हैं, स्टॉक्स भी हैं और अब तो आज इंडेक्स भी है अभिषेक, जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। तो चलिए क्विकली इंडेक्स पर भी फोकस कर लेते हैं और आज के सत्र में निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट, सेंसेक्स में किस तरह की चाल है देख लेते हैं। 25,000 के लेवल्स जिसका इंतजार था अभिषेक आज हमने देखे निफ्टी पर, उन्हीं लेवल्स के आसपास हम ट्रेंड करते हुए चलिए एटलीस्ट पॉजिटिव कन्विक्शन की शुरुआत तो यहां से हो चुकी और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज इस वक्त तो नजर आ रहा है अभिषेक। डेफिनेटली मानसी, देखिए निफ्टी बैंक में थोड़ा लगाड़ था, लेकिन अगर आप पिछले 6 दिन की बाजार की चाल देखेंगे ना तो बिल्कुल निफ्टी के साथ निफ्टी बैंक ने भी कदम ताल किया है। रफली अराउंड 0.25% की तेजी दोनों के दोनों इंडेक्स में बनी है। आज अब ये ट्रंप के रुख में नरमी आई है, एक अच्छा संकेत ये था। IT शेयर जो सपोर्ट दे रहे हैं, एक बढ़िया ट्रिगर आपके लिए ये था। ये बैंकिंग वाले शेयर चल नहीं रहे थे, बैंकिंग शेयरों के चलने की शुरुआत हो गई है, रफ्तार थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो मजा आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि हमने देखा कि FIs की तरफ से बाइंग का फिगर आया, हालांकि क्वांटम 2000 करोड़ रुपए का ही था, बहुत छोटा था, लेकिन एक वहां पर ना ग्रीन शूट्स दिखने शुरू हो गए हैं, एक सिल्वर लाइनिंग आ गई है कि क्या बैंकिंग में FIs का पैसा आएगा और बैंकिंग भी अब चलेगा, अंडर परफॉर्मेंस खत्म होगी। तो कई सारी मैं कहूंगा कि ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। और देखिए अपने डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को लेकर कोई सवाल था नहीं, हमारे GDP के नंबर्स हो या फिर GST को लेकर रिफॉर्म हो, महंगाई दर के आंकड़े हो या फिर PMI के आंकड़े हो, वो तो सारे अपने पक्ष में थे, वो बहुत पहले से थे। तनाव क्या था कि FIs कब आएंगे और अमेरिका और भारत के बीच में ये ट्रेड वार्ता कब शुरू होगी। अब ये सारे के सारे ट्रिगर्स मिलकर ना बाजार को एक स्थिरता देने का काम कर रहे हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें मानसी, तो आज आप देखिए कि 25,000 का एक अहम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर पार निकला है। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि 25,000 के लेवल पर बहुत तगड़ी लड़ाई है और उसको पार कर पाना, देखते हैं कि आज क्लोजिंग उसके ऊपर होती है या नहीं होती है। अदरवाइज तो चीजें ठीक है। 6 दिन में 450 अंकों की तेजी हो गई है और 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन के जो DMA है यानी कि डेली मूविंग एवरेजेस हैं, उसके ऊपर जाकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अब न बाजार यहां से नीचे जाने के मूड में नहीं है। 6 दिन की तेजी हो गई है, हो सकता है कि एक तरफा जब तेजी होती है ना तो थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों से एक रिट्रेसमेंट होता है, वो होगा, वो स्वाभाविक है, बाजार का नेचर भी है। लेकिन कोई यहां से करेक्शन मुझे लग नहीं रहा है, मतलब तमाम संकेतों को अगर मैं एक साथ कलेक्ट करूं तो अब आज के जो बचे हुए सत्र हैं मुझे लगता है कि सपोर्ट होगा 24,900 पर, इसके नीचे निफ्टी जाएगा नहीं। और 25,000 एक ये टफ रेजिस्टेंस जैसा है, इंट्राडे में हमने पार किया लेकिन वहां सस्टेन नहीं किया, ये ध्यान रखिए। तो 25,000 उसके बाद 25,100 ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। ये बाजार अब बाय ऑन डिप्स का हो गया है, ये सेल ऑन राइज का बाजार नहीं है, मोमेंटम चेंज हो गया है। हमने जब 24,500 पर जब निफ्टी था तो हम कह रहे थे कि नहीं बाजार ये सेल ऑन राइज का है और जब तक 25,000 ना आ जाए तब तक आपको अपना कन्विक्शन बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन हमने ये भी कहा था कि 25,000 के ऊपर तब जाएगा ना जब कुछ अच्छे ट्रिगर्स आएंगे, वो ट्रिगर्स लौट के आ गए हैं।
तो आपको इसमें क्या करना है कि गिरावट पर बाइंग कीजिए जहां पर आपको मौके मिले। आप अगर यहां से निफ्टी अगर आपको मिले 100, 150, 200 पॉइंट 24,800 तक, तो मुझे लगता है मामला सेफ है। वहां तक भी अगर निफ्टी जाए तो आप बाइंग कीजिए। शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि माहौल काफी बेहतर हो गया है। निफ्टी बैंक 12 में से 10 शेयर आज के सत्र में ऊपर हैं। पिछले 6 सत्र में करीब करीब 900 पॉइंट की 1000 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में हो गई है और 12 में से 10 शेयर आज हम तेजी वाले देख रहे हैं। लेकिन यह है कि अभी भी जो इंडेक्स है ना 20, 50, 100 डीएमए के नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो गुंजाइश निफ्टी बैंक में ज्यादा है। निफ्टी के मुकाबले चलने की मुझे लगता है ना कि आगे जो गुंजाइश होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन थोड़ा ना इसको सस्टेन होने दीजिएगा। ये तेजी सस्टेन हो जाए तो अच्छा है। आज के सत्र की बात करें 54,200, 54,000 पर एक बढ़िया सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें, अब यहां से जो अगला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना 55,000 से पहले कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन 55,000 के ऊपर जब निकल जाएगा निफ्टी बैंक, तब आप पूरा दिल खोल के, मतलब कह सकते हैं दोनों हाथों से आप अपने पैसे डिप्लॉय कीजिएगा बाजार में, निफ्टी बैंक में स्पेशली। और मुझे लगता है कि शॉर्ट नहीं करना है। निफ्टी बैंक भी बाय ऑन डिप है, गिरावट पर खरीदारी के मौके खोजिए। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम लंबा नजरिया रखें तो यहां से ना निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में पैसे ज्यादा बनेंगे। मैं बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, वो भी फाइनेंशियल्स पर ओवरवेट है, फाइनेंशियल शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। वो भी रिपोर्ट आगे हम लेकर आएंगे, थोड़ा विस्तार से उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन यह है कि निफ्टी के मुकाबले मुझे लगता है कि अब नियर टर्म में ना निफ्टी बैंक में पैसे बनाने की क्षमता और संभावना दोनों ज्यादा नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी तरफ से रिकमेंडेशन क्या होगी, क्या रणनीति होगी। कोटक सिक्योरिटीज की अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक व्यू आपसे निफ्टी पर अमोल भाई, लगता है आपको कि अब ये 6 दिन की तेजी कल 7 दिन वाली तेजी हो जाएगी? अगर हां तो यहां से जरा बताइए कि निफ्टी बैंक में करना क्या है। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। तो आपने अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन किया, काफ़ी सारे डाउट्स मेरे भी क्लियर हो गए उसमें। तो अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं, तो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो निफ्टी ने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली क्रॉस किया है। दूसरा, एक तो 25,000 का जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन था उसको भी सक्सेसफुली क्लियर किया है। शायद आज का क्लोजिंग उसके आसपास आए, बट लार्जर टेक्सचर जो मार्केट का है वो अभी भी बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल ऑन रैलीज का है, उसी को कंटिन्यू किया है। एक इंट्राडे डीप या एक आध दिन का करेक्शन शायद हम देख सकते हैं, बट लेवल्स के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ निफ्टी को, तो जब तक 24,800 के ऊपर है, ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ा करेक्शन मार्केट में ट्रिगर होने के चांसेस है। अगर 24,800 अगर के नीचे मार्केट ट्रेड होना चालू हो जाएगा तो शायद थोड़ा सा टेक्सचर जो मार्केट का है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी का अगर मैं सेटअप देखूं तो 25,000 के ब्रेकआउट के बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 25,200। वहीं पे लास्ट करेक्शन ट्रिगर हो गया था। मुझे लगता है अगर ये रैली कंटिन्यू रही तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में 25,200 के लेवल हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। चलिए, पॉजिटिव कन्विक्शन और उम्मीद यही करके चलेंगे कि कन्विक्शन इसी तरह से आगे बरकरार रहे। अमोल, गुड आफ्टरनून। इंडेक्स पर तो आपने अपनी रणनीति बताई, लेकिन अब आपसे आपके क्लोजिंग ट्रेड्स हम जानना चाहेंगे। एंड चलिए एक्सपर्ट से उनके जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स। अमोल, अच्छा एक्शन है बाजार में और लार्जर प्लेयर्स की भी अगर बात करें, आईटी सेक्टर से जुड़ी कई सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि ऑन दी फेस ऑफ इट काफ़ी बढ़िया मजबूती दिखा रही है, और इसके साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी एक्शन है। आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? दो स्टॉक है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो पहला उसमें से मैं जा रहा हूँ सीमेंस के साथ जा रहा हूँ। आज इनफैक्ट चला नहीं, ऊपरी लेवल पे दबाव दिखा, बट जो सेटअप है वो अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन है और पोजिशनल सेटअप को कहीं भी डैमेज नहीं है। तो 3150 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 3350 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 3084 का। और दूसरा मैं गोदरेज सीपी के साथ जाना चाहूंगा। 1247 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1300 और 1320 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1220 का। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है। आज के रैली में इतना कंट्रीब्यूट हुआ नहीं है, बट जिस तरीके का फॉर्मेशन है वो दिखा रहा है कि अगर ये सेटअप कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गोदरेज सीपी में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये दोनों ही स्टॉक हमने हमारे प्लेटफॉर्म में शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किए हुए हैं। Siemens 3350 के टारगेट्स 3084
और का स्टॉप लॉस लगाएं। 2 कॉल्स खरीदारी की या अमूल आठवले की तरफ से उनकी ट्रेड स्ट्रैटेजीज आपके स्क्रीन पर आप फ्लैश होती देख रहे हैं। इस बीच लगातार जो नए न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं वो भी टिकर के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोदरेज कंज्यूमर 1300 का पहला लक्ष्य, 1320 का दूसरा लक्ष्य, 1220 का स्टॉप लॉस लगाते हुए यहाँ पर भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अमोल, वैसे तो ये आज द बिगेस्ट डिस्कशन ऑफ द डे है आईटी सेक्टर, और हो भी इसलिए बिकॉज लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में ज़बरदस्त मूव है और ये मूव बरकरार है। एग्जिस्टिंग पोजीशन जब आईटी सेक्टर में अच्छी तेज़ी की चाल थी तब बनाई होगी लोगों ने, एक लेवल पर खरीदा, उसके बाद डाउनसाइड एक्शन भी अमोल हमने देखा था। उसके बाद अब वापस से यहाँ पर जो 2-3 दिन से तेज़ी का दौर शुरू हुआ है, कितना भरोसा करना है इस तेज़ी पर? और आईटी सेक्टर में लार्जर आईटी एंड मिड कैप आईटी प्लेस में कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर? जी, जिस तरीके का 2 दिन से मोमेंटम हुआ है और उससे पहले अगर हम आईटी इंडेक्स को अगर देखते हैं पहले, तो एक बड़े करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लेवल पे था और एक ट्रिगर मिसिंग था जो कल से एक मोमेंटम पकड़ गया, उसी को कंटिन्यू किया है। पुल बैक ही समझ के पकड़ रहा हूँ क्योंकि अभी भी बड़े सेटअप में कोई बड़ा चेंज नहीं मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है जिनके पास है वहाँ पे एक पार्शियल एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और या तो फिर ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। फ्रेश में अभी फिलहाल किसी स्टॉक को चेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पुल बैक है और 2 दिन में एक अच्छा खासा मोमेंटम सभी स्टॉक में हुआ है। इंट्राडे डीप आएगा या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन होगा, तो आईटी स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर फोकस रहेगा। और ये अगर जो ह हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं, तो फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा खासा रैली हुआ है और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी अच्छा खासा रैली हुआ है। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो टेक महिंद्रा, जैसे मैंने कल रिकमेंड किया था आपके चैनल पे, उसी का टेक्सचर अगर मैं देखता हूँ तो उसी में और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। अगर हम मिड कैप में जाए तो एम्फासिस, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड है। जो भी मोमेंटम आ रहा है वो सस्टेन हो रहा है हायर लेवल्स के ऊपर। तो फॉर्मेशंस और लेवल्स के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, तो फ्रंट लाइन में मुझे एक टेक महिंद्रा एक बेटर पोजीशन पे लग रहा है और मिड कैप में अगर मैं देखता हूँ तो परसिस्टेंट और एम्फासिस एक अच्छे पोजीशंस में दिख के आ रहे हैं। ठीक है, टेक महिंद्रा और परसिस्टेंट एम्फेसिस ये शेयर अच्छे लग रहे हैं अमोल को। इस बीच आप स्क्रीन के निचले हिस्से पर देख रहे होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि आईडीबीआई बैंक ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू की है। 225 करोड़ रुपए के बकाये के पर जी एंटरटेनमेंट ने डिफॉल्ट किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आईडीबीआई बैंक ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। इंसॉल्वेंसी की प्ली क्या उनकी मंजूर कर ली होगी? शायद ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएट किया है, अर्जी दी होगी कि इनको इंसॉल्वेंट करार दिया जाए और रिकवरी की जाए। अब देखिए, पिछली बार जब भी गए थे आईडीबीआई बैंक जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ एनसीएलटी में, तो उस प्ली को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एनसीएलटी गए, इन्होंने एनसीएलटी के आदेश को फिर चुनौती दी। हालांकि एनसीएलटी ने भी एनसीएलटी के आदेश को, एनसीएलटी जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल है एनसीएलटी के खिलाफ, तो वहां पर वो खारिज हो गई थी। अब फिर से उन्होंने कहा है, अच्छा ये स्वाभाविक भी है कि अब तो आईडीबीआई बैंक को अपना विनिवेश भी करना है और टाइमलाइन भी आ गई है कि इसका विनिवेश जो होगा ये FY26 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, यानी कि मार्च 2026 से पहले पहले। तो देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आता है। लेकिन जी एंटरटेनमेंट 1.5% की गिरावट शेयर में हम देख रहे हैं कि जो ही खबर आई है तो थोड़ा नीचा है। और वैसे भी जी एंटरटेनमेंट हाल फिलहाल चला नहीं है। बीच में कुछ खबरें इनकी आई थी कि नहीं ये Z5 पर ज़्यादा फोकस करेंगे, खर्चों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, बट वो कोशिशें रंग ला नहीं पाई और शेयर हमने देखा था 150 रुपये तक चलने के बाद फिर से आ गया है 113 रुपये के आसपास। महीने भर में आपको ना बिल्कुल सपाट दिखाई देगा या फिर हल्के फुल्के से हो ताकि आधे 1% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे। एक राय जरा आपसे अमोल जी इस पर चाहिए, जी एंटरटेनमेंट पर क्या सलाह देंगे आप? इस पर क्या करें अगर किसी के पास अगर ट्रेड है तो? ये आई थिंक वेट एंड वॉच एक बेटर ऑप्शन रहेगा। और कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑलरेडी बाइंग पोजीशन में है, तो मुझे लगता है जो 112 110 का सपोर्ट है वहीं पे लास्ट टाइम करेक्शन खत्म हो गया था, वो एक स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो वोलेटाइल है, दोनों तरफ के मूवमेंट स्टॉक में हो रहे, 112 से लेके 122 तक हो गया था मोमेंटम और उसके बाद करेक्शन भी उतना ही शार्प देखने को मिला था जो अराउंड अभी अगर हम देखते हैं तो 113 के आसपास चल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट कंसोलिडेशन काफी डीप जा रहा है। तो वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा, रेंज ब्रेकआउट का जोन रहेगा स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म में। चार्ट्स के ऊपर 120 का रहेगा, वहीं पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है।
और ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं डाउन साइड पे देखता हूँ तो 110 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो शायद हम आने वाले दिनों में स्टॉक में और थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि आप देखिए शेयर निचले स्तर पर है। इस खबर के बाद स्वाभाविक रिएक्शन आना था नीचे की तरफ में। अब इस पर जी एंटरटेनमेंट का भी स्टेटमेंट आया है कि कंपनी को परेशान करने के लिए बैंक ये कदम उठा रहा है और हम लीगल रेमेडीज यानी कि कानूनी जो भी रास्ते हो सकते हैं हम वो अख्तियार करेंगे। अब ऐसा मतलब क्या परेशान करने के लिए बैंक क्यों करेगा? उसका बकाया दीजिए। सिंपल सी बात है। सरकारी बैंक है, एलआईसी की सरकार की इसमें हिस्सेदारी है। अब इनको बेचना है, इस बैंक को विनिवेश करना है। तो ऐसा थोड़ी कि अब जो बिड्स आएंगे वो तो कहेंगे कि हाँ आपके जो लोन जहां फंसे हुए हैं उसकी पहले रिकवरी कर लीजिए। तो ये भी बड़ा गजब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या कुछ आता है। लेकिन ये स्टेटमेंट जी की तरफ से जरूर आया है, जी एंटरटेनमेंट की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर जो हमने देखा कि इंट्राडे में लोगों को गेंस करा के दिए हैं और इस वक्त आप देखेंगे कि वो डे हाई के आसपास है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। शुरुआत कोई ऐसी कोई दमदार नहीं हुई, लेकिन शुरुआत के बाद हमने देखा कि शेयर ने बढ़िया रफ्तार पकड़ी और इस वक्त ये जो शेयर है अच्छा हाँ, निफ्टी का टॉप गेनर भी है, 0.4% की तेजी। बीएल में हम देख रहे हैं कि अमोल जी धीरे धीरे कन्विक्शन आ रहा है और सिर्फ बीएल में नहीं, आज तो आप देखेंगे डिफेंस का पूरा प्ले एक्टिव है, चाहे भारत डायनेमिक्स हो, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे बीएल हो, चाहे एचएल हो, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। तो एक तो वो भी थियरी है कि कैपेक्स वाली, कि सरकार की तरफ से कैपेक्स हो ही रहा था, प्राइवेट कैपेक्स भी आने लगा है। आप जरा चार्ट देख के बताइए। बीएल में हमने 436 का 52 वीक हाई देखा था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई। आपको लगता है कि फिर से ये शेयर चलने के लिए तैयार है अब? आई थिंक जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है कि ये पुल बैक जो है वो अब ज़रूर कहीं न कहीं और स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट कि एक बड़ा करेक्शन हुआ था, उसके बाद स्टॉक में एक पहले बाउंस बैक आया था, फिर एक वापस से 1-2 दिन का करेक्शन चला और आज स्टॉक ने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को सक्सेसफुली क्लियर किया है। लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है। तो कहीं न कहीं ये सेटअप चेंज होते हुए दिख रहा है। पुल बैक ही पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि करेक्शन काफ़ी डीप था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के मोमेंटम है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 375 378 ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर है ये ट्रेंड जो बना हुआ है अपट्रेंड का वो कंटिन्यू रह सकता है। पहला रेजिस्टेंस जो बीएल के लिए रहेगा वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा जो इमीडिएट में 390 के आसपास आ रहा है। 390 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट अगर आता है तो स्टॉक में बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये स्टॉक कहीं न कहीं 400 और 407 तक अपना रैली कंटिन्यू करने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख गया है। ठीक है, 400 407 इन लेवल पर नजर रखिए। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इन टारगेट्स के लिए शेयर में बने रहिए। ये राय आपके लिए बीएल के शेयर पर। बाजार में जो गेंस हैं वो 80 अंकों के आसपास के हैं। निफ्टी में 80-85 अंकों के, 24,950 यानी कि ऊपरी स्तर से करीब करीब 80 अंकों की गिरावट आ गई है और गेंस हो गए हैं आधे 0.4% से थोड़ी सी ज्यादा तेजी हम निफ्टी में देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक में निफ्टी के मुकाबले आप देखेंगे कि थोड़ा सा पिकअप आज के सत्र में तेज है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और एक्सपर्ट्स को भी साथ में जोड़ेंगे और कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज, कुछ दमदार रिसर्च आपके लिए हम लेकर आएंगे। और आईटी क्या यहां से चलता रहेगा, आईटी के लिए क्या टेलविंड्स हैं यानी कि सपोर्ट करने वाली चीजें क्या हैं, आगे कुछ बाधाएं क्या हैं, इस पर बुल एंड बेयर भी करेंगे अपने दो सहयोगियों को जोड़कर और आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझाएंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। एक नज़र बाजार पर 24,945 के लेवल्स पर पूरे दिन एक्शन दिखाने के बाद गेंस थोड़े से फ्रिजल आउट होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन मजबूती अब भी कायम है। बैंक निफ्टी और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप पर भी नजर एक बार डाल लेते हैं और साथ ही मार्केट की ब्रेथ, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इसमें एडवांसेस का पलड़ा अब भी भारी नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 300 अंकों की मजबूती के साथ तेजी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आज बेहतर इस वक्त एटलीस्ट ट्रेंड नजर आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्शन है और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। मार्केट ब्रेथ में एडवांसेस का पलड़ा अब भी भारी है। इंडिया विक्स में स्पाइक अप ना होना एटलीस्ट एक रिलीफ का काम करेगा। स्पाइक से तो कंसर्न है, 0.5% डाउन ट्रेंड है, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। 10-11 के लेवल्स कंफर्ट लेवल के पास से ये ट्रेंड करता हुआ। लार्जर आईटी प्लेयर्स और कुछ तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त सबसे ज्यादा संभालने का काम कर रही हैं। और स्टॉक वाइज मूव्स की अगर बात करें, लगभग
आईटी सेक्टर से जुड़े सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। आज सुबह हमने देखा था सीजी पावर और रिलेटेड स्पेस, इनफैक्ट कैपिटल गुड्स का पूरा पॉकेट जो है वो अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा था। थर्मैक्स देख लीजिए, उस स्टॉक में भी अच्छी खासी मजबूती थी और तब हमने हमारे एक्सपर्ट से तब राय भी ली थी। अमोल, आपसे एक और बार समझना चाहेंगे कैपिटल गुड्स स्पेस में, आई थिंक जीमेंस पर तो आपने अपना नजरिया दिया भी, लेकिन अदर देन दैट भी स्क्रिप्ट्स, बिकॉज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और लगभग कैपिटल गुड्स स्पेस को लेकर यहाँ से एटलीस्ट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस नजरिया पॉजिटिव नजर आता है। ओवरऑल देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन में था। अगर हम लीडर्स की बात करेंगे तो जैसे लार्सन जैसे शेयर से वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन काफी डीप गया। लेवल्स अच्छे हैं और जिस तरीके का मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड पे, धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स भी और स्ट्रांग होना चालू हो रहे हैं। फॉर्मेशंस में अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट्स के बाद कोई बड़े करेक्शंस, बड़े कट्स नहीं दिख रहे, कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़े से एक्सटेंशन दिख रहे हैं कंसोलिडेशन के। बट मुझे लगता है अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम या बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहा तो धीरे धीरे आई थिंक कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी बुलिश सेंटीमेंट और बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। लार्सन में भी फोकस रहेगा। लार्सन 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है। रिवर्सल का वेट रहेगा। अगर रिवर्सल होता है प्रॉमिसिंग तो लार्सन में भी एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रेश अपट्रेंड रहने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। ओके, तो चलिए एलएनटी का स्टॉक भी है फोकस रेडार पर। 0.5% 1% गेन्स वहां पर देखने को मिले। अगर पोजीशन है इंटैक्ट रखने की राय इस पूरे स्पेस पर। ऊपरी स्तरों से निफ्टी में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स यहां पर देखने को मिले हैं। हालांकि बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स में मोमेंटम अब भी कायम है। लेकिन अब हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर। शरद, बताएं कहाँ पर है बड़ा एक्शन आज? तो बिल्कुल आज बिग एक्शन स्टॉक्स में जो है सबसे पहले हम टाटा एल्क्सी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखें तो मेडिकल डिवाइस के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर ये लॉन्च करने वाले हैं, तो ये जो है स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। स्टॉक लगभग 5% ऊपर है दिन के ट्रेड में। वही एचएएल की बात करें तो इसरो और इनस्पेस ई और एनएसआईएल के साथ जो है एक बड़ा करार अनाउंस किया गया है। एसएलवी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए करार किया गया है। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। जिस तरह हम बहुत सारे डिफेंस न्यूज फ्लोज देख रहे हैं, आज ये स्टॉक लगभग 2% ऊपर है दिन के ट्रेड में। और एमटा टेक की बात करें तो इनको भी जो एक बड़ा ऑर्डर आया है, लगभग 390 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर ब्लूम एनर्जी कॉर्पोरेशन से देखने मिला है। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है और ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे जो है स्टॉक 4% ऊपर है, ऑलमोस्ट 1470 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज सरकारी बैंक में जो है ज़ोरदार तेज़ी देखने मिल रही है। प्राइवेट बैंक की पार्टिसिपेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पीएसयू बैंक्स है यहाँ पे जो है थोड़ी सी इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने मिल रही है। और जिस तरह यहाँ पे ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, बाजार जो है फैक्टर इन कर रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि और ज़्यादा ऑपरेशनल मैट्रिक्स में जो है ग्रोथ अगर आप प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें तो आपको देखने मिलेगा। और एनालिस्ट का भी एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे देखिए चौतरफा खरीदारी आ रही है इस स्टॉक्स में। ये सारे स्टॉक्स 3 से लेकर 4% दिन के ट्रेड में ऊपर है। ऑटो शेयर में बात करें तो यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। लगातार 2 दिन से निफ्टी ऑटो इंडेक्स में जो है आप देख सकते हैं गिरावट आ रही है। आज एमएनएम, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। इन सारे स्टॉक्स में 1 से लेकर 3% तक का जो है आपको गिरावट देखने मिल रहा है। तो ये अहम स्टॉक्स और थीम्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये हमारे बिग एक्शन स्टॉक्स हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बिग एक्शन स्टॉक्स की लिस्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। पैनल पर 2 और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ सौमिल मेहता जुड़े हैं और देवर्ष वकील भी जुड़ गए हैं। देवर्ष फंडामेंटल नजरिया आप हमारे साथ शेयर करेंगे और मेरे एसेट के सौमिल मेहता भी हैं ना टेक्निकल नजरिया लेकर। जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। थैंक यू अपना समय देने के लिए। सौमिल, शुरुआत क्विकली आपसे करना चाहेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके, बताएं। डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। मोमेंटम ऑलरेडी पिक हो गया है यहाँ पर। मस्गाओ डॉक मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। एक छोटा ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, एवरेज जिसके ऊपर चल रहा है। मस्गाओ डॉक में जो टारगेट रहेंगे वो 3000 के रहेंगे और 640 पर ये मेरा पहला स्टॉक होगा। दूसरा स्टॉक होगा अपोलो हॉस्पिटल। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा। मीडियम टर्म में तो डेफिनेटली ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड में जो मैंने पिक किया है अपोलो हॉस्पिटल, उसका स्टॉप लॉस रहेगा 7800 पर और टारगेट ऊपर में होगा 8075।
डॉक शिप बिल्डिंग स्पेस पर लगातार हमारी नज़र है भी और एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर है और शिप बिल्डिंग स्पेस से डिफेंस स्पेस से जुड़ा एक स्टॉक का SOML के भी फोकस रेडार पर उनकी तरफ से दिए हुए दोनों स्टॉक्स आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे विद टारगेट स्टॉप लॉसेस। देवर्ष, गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है ET Now स्वदेश पर। अच्छी खासी मजबूती के बीच बाजार में मोमेंटम बेस्ड कामकाज हो रहा है, कैसे देख रहे हैं टेक्सचर ऑफ द मार्केट, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और कौन से थीम्स हैं इस वक्त आपके फोकस रेडार पर? जी धन्यवाद ये शो में मुझे बुलाने के लिए। तो जैसे हमने देखा था अप्रैल में हम 21,700 के आसपास जो बॉटम आउट हुए, वहां से जो रैली आई 2-3 महीने में 25,600 तक जो रैली हुई थी वो करीबन 18% की एक स्विफ्ट रैली थी। उसके बाद हम मार्केट में 2-3 महीने से कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ये कंसोलिडेशन फेज हमें लग रहा है कि अभी खत्म होने को आया है। अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थोड़ा एक्सेलरेशन मिलेगा। जो स्टॉक की प्राइसेस है वो निफ्टी के अर्निंग के हिसाब से मूव होती है और हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ में अर्निंग में एक्सेलरेशन होगा। उसके पीछे मार्केट में भी अच्छी तेजी अब यहाँ से देखने को मिलेगी। आज हमने देखा कि जो शॉर्ट टर्म में यूएस और इंडिया के बीच में जो तनाव चल रहे थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो ट्विटर एक्स पे थोड़े एक्सचेंज हुए उससे इंटरैक्शन से अभी वो ट्रेड नेगोशिएशन थोड़े एडवांस होगी ऐसी आशाएं बनती है और उसके पीछे एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है। हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन का फेज अभी खत्म होने को आ रहा है और आगे जाके 17 सितंबर को यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, उसके बेसिस पे थोड़ा डॉलर में वीकनेस आएगी और जो एफआई का जो सेलिंग चल रहा है वो कम होगा। उसके पीछे हमारे मार्केट में एक अच्छी बढ़त होने की शुरुआत है। फंडामेंटल नजरिया बाजार पर विस्तार से देवर्ष से और ज़्यादा फंडामेंटल सेक्टर स्पेसिफिक भी बातचीत बाजार पर करेंगे और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स अमोल और SOML भी हैं, उनसे स्टॉक्स ट्रेडिंग आइडियाज़ पर उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में तेजी तो है छठे सत्र में, हालांकि ऊपरी स्तरों से जो थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है ना, वो लोग चाहते नहीं हैं, हम भी नहीं चाहते हैं। हमें चाहिए कि बाजार अपने गेंस को टिका के रखे, लेकिन ये है कि हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 85 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा। हालांकि निफ्टी बैंक मतलब बहुत सत्र के बाद ऐसा दिख रहा है कि निफ्टी बैंक अपने गेंस को लूज करने के मूड में नहीं है। थोड़ा सा नीचे निफ्टी बैंक भी आया है, लेकिन अभी भी 54,500 के लेवल के ऊपर टिका हुआ है। आज ब्रॉडर मार्केट से संकेत अच्छे हैं, 1700 शेयर तेजी वाले हैं, 1100 शेयर कमजोरी वाले हैं एनएसई पर। और डिफेंस, आईटी, इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, ये तमाम सेगमेंट्स हैं जो बाजार को अच्छे से सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आईटी पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आएंगे, बुल वर्सेस बियर, शरद वर्सेस दुबे वर्सेस दुबे हम करेंगे। शरद दुबे, वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ जाएंगे शो में। लेकिन उसके पहले देवर्ष सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि वो निवेशक जो बाजार की अनिश्चितता के थमने का या खत्म होने का इंतजार कर रहा था और अब उसको लगता है कि नहीं, आगे त्योहार है, नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, फिर बाद में शादियों का सीजन भी आ जाएगा, वो भी हमारे देश में महोत्सव से कम नहीं है। तो जरा कुछ शेयर आप बता दीजिए जो आपको पसंद है और आपको लगता है कि इस वक्त एक परफेक्टली प्लेस्ड है ग्रोथ के लिहाज से और वैल्यूएशन के लिहाज से। तो 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी मैं बारे में बात करूंगा कि जहां पे हमें लग रहा है कि वो परफेक्टली प्लेस्ड है, आगे अगले 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में ग्रोथ आ सकता है। तो पहला जो सेक्टर, दो सेक्टर में बात करने वाला हूँ वो हमें लगता है कि टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है और सीमेंट ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो सीमेंट में हमें पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है और अभी जो 2G से 4G और 5G में जो कन्वर्जन हो रहा है उसके बेसिस पे जो आरपू में बढ़त आ रही है और आगे जाके जो फाइबर के कारण सब्सक्राइबर्स की बढ़त आने वाली, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये कंपनियां जो कंसोलिडेटेड सेगमेंट है, दोनों कंपनियां हैं रिलायंस और भारती और आइडिया जो सरवाइव होने की कोशिश कर रही है, ये सब कंपनियों को आगे जाके काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे हमें भारती जैसी टेलीकॉम की कंपनियां अभी निवेश करने लायक लग रही है। दूसरा जो सेक्टर है वहां पे भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। अदानी ग्रुप और अल्ट्राटेक ग्रुप में काफी सीमेंट की कैपेसिटी है, करीबन
काफी सीमेंट की कैपेसिटी एक्वायर करके रखी है और आगे जाके प्राइसिंग पावर दिख रहा है। जो प्रेशर था उनके कोल और फ्यूल के वो सब मिटिगेट हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रोथ आएगा जो हमारी गवर्नमेंट का फोकस है। तो वहां पे भी हमें 9 से 10% का CAGR लग रहा है। तो वहां पे मिड कैप स्मॉल कैप में हम कंपनियां रेकमेंड करते थे। हाल ही में हमने बिरला कॉर्पोरेशन पे एक रिपोर्ट निकाला है कि वहां पे हम निवेश कर सकते हैं। तो टेलीकॉम और सीमेंट मुझे लगता है कि ये दो क्षेत्र है कि जहाँ पे निवेशकों को अभी ध्यान रखना चाहिए, वहां पे निवेश करना चाहिए। ठीक है, टेलीकॉम और सीमेंट, इन दो सेक्टर पर फोकस कीजिए। रिलायंस हमने देखा कि थोड़ा नीचे गया और रिकवरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही है, प्राइसेस वही है। 1375 रुपये रिलायंस के प्राइस हैं। 1380 वाला एक जो प्राइस है जिसके आसपास लेके सपोर्ट ले रहा था, ये उसके आसपास ही भारतीय एयरटेल की बात करें तो 1900 रुपये के आसपास के प्राइसेस आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो ये मत देखिए कि आज शेयर कौन सा चल रहा है, बल्कि ये देखिए कि अच्छा आज कौन सा थोड़ा सस्ता मिल रहा है। और उन सारी कैटेगरीज में जो भी शेयर बताए हैं आपको देवर्ष जी ने, सारे वो फिट बैठते हैं। अंबुजा सीमेंट थोड़ा सा नरम है, अल्ट्राटेक में 1% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। इस बीच निफ्टी की गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है, 24,928 का लेवल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज का जो हाई है वो है 25,035 का। तो ये एक प्रॉब्लम है। हालांकि 24,900 पर एक अच्छा सपोर्ट प्लेस्ड है। 25,000 वाला जो लेवल था ना, वहां पर अगर आप देखेंगे तो पुट साइड में और कॉल साइड में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो लगभग बराबरी का है। लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पर है, पुट में भी कॉल में। तो वहां पर एक रस्साकशी चल रही थी और हम कह भी थे कि हाँ, वो पार करना बाजार को थोड़ा सा मुश्किल उसमें आएगी। लेकिन 24,900 के आसपास एक छोटा सपोर्ट भी है। देखते हैं क्या निफ्टी इसको रेस्पेक्ट करता है। फिलहाल 107 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से शेयर में हम देख रहे हैं। एक और शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए जहां पर गिरावट हम थोड़ी सी और गहराते हुए देख रहे हैं, वो है BSE का। हमने देखा था कि शेयर 2100 रुपए के नीचे गया था और वहां से फिर ये 2-3-4 सत्र की अच्छी तेजी हुई, शेयर में 2300 रुपए के ऊपर गया। लेकिन आज ये हम देख रहे हैं कि 4% की भारी गिरावट डे लो पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। सोमेल भाई, एक बार जरा BSE चेक करके बताइए, फिर से ये लग रहा है कि नहीं उसी तरह बढ़ रहा है जहां से ये रिकवर होकर शेयर आया है? एब्सोल्युटली, मुझे आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर यहाँ से ये लो टूट जाएगा, बिकॉज आई वाज अ लिटिल पॉजिटिव। यहाँ पे 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन फिर से बनना शुरू हो गया था। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि एक नई रैली शुरू होगी, लेकिन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में एक ही जगह पर टॉप बनाया है, ट्रिपल टॉप बना के 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है, विच इज 2375 के आसपास। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके फिर से एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला है। थोड़ा सा अवॉइड करें इस समय इसे। ऊपर में अगर ये 2400 के ऊपर जाए तभी जाके इसमें एंट्री ले, लेकिन इस समय इसे डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। डेफिनेटली अवॉइड करें BSE को। ऐसा नहीं बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें। मतलब कई बार जब इतनी गिरावट होती है ना, तो वो कहते हैं ना कि गिरता हुआ चाकू की तरह होता है, फिर आप उस अपने आप को चोटिल कर बैठेंगे। तो इसको अवॉइड कर दीजिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और कुछ अच्छे शेयरों पर अपने एक्सपर्ट से, दोनों मेहमानों से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और अब हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग सेगमेंट। इसे हम बुल वर्सेस बेयर भी कहते हैं, दुबे वर्सेस दुबे भी कहते हैं, क्योंकि हमारे दोनों मिस्टर दुबेज, वरुण दुबे और शरद दुबे, हमारे साथ हमारी इनलार्ज वॉल पर जुड़े हैं। और आज वो किस चीज़ पर बात करने वाले हैं? आज वो बात करने वाले हैं IT सेक्टर की। देखिए, IT सेक्टर में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन क्या IT शेयरों में ये जो जोश है वो बरकरार रहने वाला है? इस पर दोनों ही तरह के स्टैंड्स, यानी कि बुल और बेयर, यानी कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, दोनों बताने के लिए वरुण और शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू, दुबे वर्सेस दुबे। शुक्रिया मानसी दवे। तो दुबे वर्सेस दुबे में हम आपको बताएंगे। आज IT सेक्टर पे फोकस है। हाँ। और बुल में हूँ और बेयर शरद है। तो सबसे पहले मैं अपना पहले बुल का तर्क देता हूँ। देखिए, IT कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है US का मार्केट, क्योंकि पूरे के पूरे रेवेन्यूज उनके मेजॉरिटी वहीं से आते हैं। और US मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेट कट। और अब माना जाए तो सितंबर की पॉलिसी में जिस तरह से इकोनॉमिक डेटा आया है, एक रेट कट तो फिक्स है
और उसके बाद भी और रेट कट आएगा तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है स्पेंडिंग पे होगा, खासकर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन आईटी कंपनीज पे आपको होते हुए दिखाई देगा। तो सबसे पहला मेरा बुल का तर्क यही है कि यूएस में रेट कट होने वाला है, पैसा बरसेगा। जी बिल्कुल, रेट कट तो एक्सपेक्टेशंस है ही, लेकिन याद रखिए कि भारतीय आईटी कंपनी भी वरुण जो है प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। यूएस मार्केट्स प्रोडक्ट बेस्ड है तो उनको वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता है। भारतीय कंपनीज की बात करें तो सर्विस ज़्यादा है, एक्सपोर्ट थीम ज़्यादा है, हम जॉब वर्क ज़्यादा करते हैं, अगर सिंप्लीफाइड भाषा में बताए तो। डेफिनेटली ये सब तो हम करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस अगर आप देखेंगे तो वो भी काफी मायने रखता है, और ये आता है इन्फोसिस के बायबैक से। देखिए 11 तारीख को बोर्ड की बैठक है, बायबैक पर विचार कर रहे हैं, सब के सब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको 30 से 40% प्रीमियम मिलेगा। तो 30 से 40% प्रीमियम अगर करंट मार्केट प्राइस पे अगर आपको मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिलेगा। तो बिल्कुल शेयर होल्डर्स के लिए तो ये न्यूज़ फ्लो अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए बताया जाए तो एक बड़ी आईटी कंपनी जिसका कैश रिजर्व इतना ज़्यादा है, R&D पे क्यों नहीं खर्च कर रहे, एआई इन्वेस्टमेंट पे क्यों नहीं कर रहे। इसलिए वरुण बड़े बड़े नाम नहीं आ रहे हैं एआई की बात करें, और भारत अभी भी सेमीकंडक्टर रेस स्टार्ट कर रहा है, वो यूएस में वो ऐसा है नहीं, तो शायद इसलिए जो है उतना प्रीमियम नहीं मिल रहा है इंडियन आईटी स्टॉक्स को। देखिए प्रीमियम नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चल के प्रीमियम मिलेगा जब ये कंपनीज अपने ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगी, दूसरे मार्केट्स पे फोकस करेंगी, तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो है आपको तब आता हुआ दिखाई देगा। क्लाउड के ऊपर और बाकी एआई के ऊपर जब फोकस करेंगे तो वो ऑर्डर बुक जब बढ़ेगी तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बिल्कुल, लेकिन ये कॉन्फिडेंस अभी तक तो नहीं दिख रहा है। नास्डैक की बात करें इस साल 14% जो है गेन्स जो है हमें देखने मिले हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स देखे तो 14 से 16% अभी भी गिरा हुआ है, भले ही 2 दिन बढ़ा हो, लेकिन अभी भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं आया है और वो दिख रहा है रिटर्न्स में। तो इससे अच्छी बात शरद और क्या होगी, सेल ग्लोबल बाय लोकल। आपको लोकल आईटी कंपनी जो है वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। आप देखिए लार्ज कैप के वैल्यूएशन जो है 5 साल के कवरेज अगर आप देखेंगे तो उसके ऑलमोस्ट करीब आ चुके हैं। और देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल आप इन्फोसिस का देखिए, इसके पहले जब बायबैक आया था तो इन्फोसिस का प्राइस 1450 था, अब जब बायबैक का अनाउंसमेंट किया है तो 1436 के आसपास का था, यानी कि तब से अब तक आईटी कंपनीज ने रिटर्न नहीं दिए, तो अब वो मौका आ चुका है, और इसके लिए मैनेजमेंट भी देखिए अच्छा खासा प्रीमियम देगा आपको इन्फोसिस का। ये बिल्कुल, शेयर होल्डर्स को प्रीमियम का तो आप देख सकते हैं अच्छा ऑफर आ रहा है, लेकिन अर्निंग्स हम देख रहे हैं 2 से 3 क्वार्टर जो म्यूटेड अर्निंग्स आ रहे हैं, गाइडेंस बहुत कंपनीज नहीं दे रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वरुण हायरिंग ट्रेंड्स को लेके अभी भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। ऊपर लेवल पे भी जो छटाई हो रही है और नीचे लेवल पे फ्रेशर्स हायरिंग रुके हुए हैं। डेफिनेटली ये लेकिन बढ़ेगा। देखिए अब क्योंकि यूएस का मार्केट है, वहां दिक्कतें थी, तो अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप टीसीएस को देखिए कितना बड़ा ऑर्डर, 550 मिलियन यूरो के आसपास का ऑर्डर जो है वो इनको यूरोपियन देश से मिला है। बाकी आईटी कंपनीज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा फोकस कर रही है। तो ये अगला जो ग्रोथ आएगी आपको वो शायद आउटसाइड यूएस से आएगी, और वहाँ से फिर आपकी हायरिंग भी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इनसाइड यूएस में बात करें तो एक हायर का इशू आ रहा है। अब ये सेनेट में जो है हायर एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग पे रोक लगा दिया जाए। इसका मतलब लोकल टैलेंट को जो है यूएस चाहते हैं कि इन हाउस रहे या अपने देश में रहे, तो उसके कारण भारत जो आउटसोर्स बहुत काम करता है उस पर सवाल जरूर उठ सकता है। देखिए यूएस हमारे ऊपर काफ़ी सारा कुछ कर रहा है, भले वो टैरिफ हो, भले ये हायर एक्ट हो। इस सब से हो क्या रहा है, आपके रुपए पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्यों? क्योंकि आपका रुपया कमज़ोर हो रहा है, और हम तो वैसे भी एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी कंपनी जो है वो तो डॉलर में कमाती है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है अर्निंग्स पे होगा, और आने वाले दिनों में आप देखिए जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं ना उसके चलते मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मार्जिन्स तो अच्छे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा सवाल आता है कि जो रेवेन्यू है वो शायद घट जाएगा। अगर एआई आ जाता है तो बिलिंग्स कम होंगे, तो 10 जन का काम शायद 4 जन करे, तो इसके कारण रेवेन्यू शायद कम हो सकता है, भले मार्जिन जो है बढ़े रहे। तो कंफ्यूजन बहुत है बुल्स और बेयर्स के बीच, लेकिन तो आज दो जो दुबे जी ने बता दिया है करना क्या है। हाँ। अब दवे मैडम बताएंगी कि एक्चुअली करना क्या है। वरुण और शरद आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा, ये जो आपने दुबे वर्सेस दुबे किया ना, और हमारी दवे जी ने आपको ये लिंक के लिए टॉस किया, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कहीं यूपी बिहार से इधर मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात पहुंचते पहुंचते दुबे ही दबे हो गया। ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस द डी फैक्टर इज कमिंग। 3D फैक्टर तो है। लेकिन ये जो जी यहाँ ये फैक्टर जरूर है। अच्छा क्या है ना, अब वरुण ने अपने चीज़ों को बड़े अच्छे से बताया, वो तो बुल हैं ही, तो बुलिश होके बता रहे थे, लेकिन शरद भी अपने पॉइंट्स को लेकर काफी बुलिश थे। तो दिक्कत ये है ना कि अब दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, एक के बाद एक धड़ाधड़ उनके पॉइंट्स आ रहे हैं, तर्क अपने अपने हैं, और आईटी सेगमेंट ऐसा है कि
अब ये कई सारे कैटलिस्ट हैं तो कई सारे हेडविंड्स भी हैं, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हो गया। जरा समझते हैं इसको। देवर सर, आप जरा क्लियर कीजिए। हमारे दोनों सहयोगी अपने अपने पॉइंट्स को लेकर भयंकर बुलिश हैं। बुल वर्सेस बियर भले हमने किया, आप जरा बताइए आप किस साइड पर है? ओवरऑल मिक्स क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और जो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है और क्लाइंट स्पेसिफिक जो इश्यूज है वो अभी भी बरकरार है। आईटी में अभी मार्जिन एनहांसमेंट पे काफी कंपनियां फोकस कर रही है। वो अपने पिरामिड को ऑप्टिमाइज कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है, कॉस्ट एफिशिएंसी ला रही है। तो जो ये पूरे प्रोग्राम में सक्सेसफुल होगी और उसके बेसिस के ऊपर एआई के बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के जो डील ले पाएगी, जो वेंडर कंसोलिडेशन में सरवाइव होगी, वो कंपनी आगे जाके फास्ट ग्रो होगी। बाकी कंपनियों को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा ऐसा ना तो बुल ना तो बेयर, पर हमें स्टॉक स्पेसिफिक रियलिस्टिक रहना चाहिए। कई कंपनियां हैं जैसे परसिस्टेंट है, जेंसर है, वहां पे मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है। वो लोग एआई में अडॉप्शन में काफी आगे निकल चुके हैं, वहां पे अपना निवेश रखना चाहिए। ओवरऑल आईटी क्षेत्र में अभी भी टैरिफ के इम्पोजिशन की बात है, क्लाइंट स्पेसिफिक इशू है, तो अक्रॉस द बोर्ड बुलिशनेस नहीं है। तो ये कुछ शेयर स्टॉक्स हैं जो आपको बता रहे हैं देवर सर। फंडामेंटली जो मजबूत स्टॉक्स हैं आप इन पर फोकस करके चलिए। और फंडामेंटली मजबूत के साथ साथ होता क्या है कि जब हमारे एक्सपर्ट्स चुनते हैं ना, तो कई सारे पैरामीटर ध्यान में रखते हैं कि ग्रोथ कैसी है, स्टेबल कितना है, वैल्यूएशन कैसे हैं, कई सारे मैट्रिक्स होते हैं और उसके बाद आपको शेयर बताए जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन और उसके बाद एक्सपर्ट्स का टेक, ये इस चर्चा को यहाँ पर क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना है तो मौके कहाँ पर हैं दमदार इस वक्त, जानेंगे अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस का एक दमदार शेयर बताने के लिए। राजेश जी बहुत शुक्रिया। बताइए आज कौन सा शेयर आपने चुना है, आज के चलने वाली थीम में से है या फिर कोई बाहर का शेयर आज है? जी नमस्कार अभिषेक जी। देखिए आज जो थीम चल रहा है उसी पे फोकस है। आज डिफेंस स्पेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है एंड एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रह सकता है। तो मस्डॉक काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक जो है अपने 200 डीएमए पे लास्ट एक वीक से बेस बन रहा है और एक छोटा सा एक रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स है और फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। तो मस्डॉक का 2800 का कॉल बाय करना है। थोड़ा सा ट्रैक्शन आया है इसमें ऑलरेडी, तो अराउंड डिप में 60 के आसपास बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 और टारगेट होंगे 120 के। इसका जो लॉट साइज है 175 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 50 to 50 का एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 10,500 के। ठीक है, मजगांव डॉक आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस में तेजी है, हालांकि ये शेयर थोड़ा वोलेटाइल रहा है। ऑप्शंस में आपके लिए मौके अच्छे बन रहे हैं 2800 वाली कॉल में और 60 रुपए के भाव पर आपको ये मिल जाएगी। लक्ष्य डबल उसका, स्टॉप लॉस उसका आधा और अधिकतम मुनाफा 10,500, अधिकतम नुकसान जो होगा 5,250। इस बीच अगस्त में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नेट इनफ्लो कितना आया है इसके डेटा आ गए हैं, 52,443 करोड़ रुपए। जुलाई में जो एसआईपी के फिगर्स आए थे वो 28,000 करोड़ रुपए के आसपास के आए थे। तो धीरे धीरे करके सारे के सारे ये आंकड़े सामने आ जाएंगे और ये विस्तार से आपके सामने भी हम लेकर आएंगे कि इसको कैसे रीड करें, इसके मायने क्या हैं। वैसे स्ट्रॉन्ग एसआईपी आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मार्केट एट 3 भी लेकर आएंगे और थोड़ा और डेटा आ जाएंगे, तिनको और क्लैरिटी के साथ आपके सामने हम रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरे निशान के साथ इंडेक्स में भी ट्रेड देखने को मिले हैं, सेक्टर और स्टॉक में भी मजबूती के अप्रोच हैं और इस बीच म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से अगस्त एम्फी डेटा भी आते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए, जो कि आपके स्क्रीन पर लोअर टिकर में हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर भी विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। लेकिन 3 बजे हैं, मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए मार्केट एट 3 का सबसे पहले रुख करते हैं।
गुड आफ्टरनून आनंद, बताइए कौन सा एक्शन 3 बजे तक एक्सचेंजेस पर है जिस पर आपकी नजर है? जी हाँ मानसी, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, तेज़ी आज देखने को मिल रही है और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है बाजार को वो है आईटी का। लगातार दूसरे दिन आईटी सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है। और शेयरों की बात करें आईटी में तो पर्सिस्टेंट, कोफोज, एम्फेसिस तीनों शेयरों में 3 से 5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो आज टेक्सटाइल शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वेलस्पन लिविंग का शेयर देखिए करीब 10% का उछाल देखने को मिल रहा है और औसत से 40 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ओरेकल फाइनेंस की बात करें तो यूएस में लिस्टेड जो ओरेकल है उसका गाइडेंस काफ़ी मजबूत देखने को मिला है और 10% की शानदार तेज़ी ओरेकल फाइनेंस के शेयर में भी देखने को मिल रही है। 17 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ट्राइडेंट का शेयर भी 5% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है और 10 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो आईडीबीआई बैंक पर एक अपडेट आया हुआ है जहां पर बैंक ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी है। आईडीबीआई बैंक ने करीब 225 करोड़ के लोन पर डिफ़ॉल्ट का जो है वो क्लेम किया हुआ है। करीब 3% की तेज़ी आज शेयर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी की बात करें तो कंपनी ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर लॉन्च किया है और ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कंपनी ने लॉन्च किया वो मेडिकल डिवाइस के लिए लॉन्च किया है। करीब 5% ऊपर कारोबार करता शेयर नज़र आ रहा है। अंत में ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। सीसीएल प्रोडक्ट्स पर एंटिक की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है उसे बढ़ाया हुआ है, 1030 से बढ़ाकर 1040 रुपये कर दिया है। साथ ही साथ इनका मानना है कि ब्रांडेड बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ वित्त वर्ष में 2026 तक करीब 400 से 500 करोड़ आय की उम्मीद जो है इन्होंने जताई हुई है। तो 2% के आसपास की तेज़ी शेयर दिखा रहा है। 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। कदम पर ढेर सारे अपडेट्स जिसके चलते स्टॉक्स में हम एक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया आनंद ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो मार्केट एट 3 सारे न्यूज़ फ्लोज आपके स्क्रीन पर और हमारी पैनल पर एक और एडिशन आदित्य अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। बताइए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज बाजार पे क्या बनाकर चल रहे हैं? अच्छी तेजी है, 3 बजे आप जुड़े हैं, फिर BTS TSTPT ट्रेड्स हैं तो वो भी बताइए, ट्रेडिंग आइडियाज बताइए आपके। बिल्कुल तेज़ी का रुख है और कहीं ना कहीं अब फाइनली लग रहा है कि मार्केट सस्टेन करना चाहिए। एक बार 25,000 के ऊपर निफ्टी निकल के उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। तो उस हिसाब से 2 बाय रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूँगा मैं। पहला है टाटा कंज्यूमर। हम देख रहे हैं लगातार ये स्पेस में बाइंग देखने मिल रही है हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में से। और FMCG कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर हम बात कर ले, टाटा कंज्यूमर ने एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है और मानसी फाइनली एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है हमें स्टॉक में। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे टारगेट्स हमको लगाने 1180 के और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 1060 का। तो 1060 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह टाटा कंज्यूमर में, 1180 का लक्ष्य। और दूसरा स्टॉक IT क्षेत्र में से एम्फेसिस का रहेगा। हम देख रहे हैं बहुत अच्छी तेजी हमें IT शेयरों में देखने मिल रही है और एम्फेसिस ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया है। यहाँ पे वॉल्यूम पैटर्न बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए अप मूव जो हमें एम्फेसिस में देखने मिल रहा है। तो 3200 के लक्ष्य के लिए हमें यहाँ पे खरीदारी करनी है और 2860 का स्टॉप लॉस एम्फेसिस में। IT सेक्टर से जुड़े लगभग हमारे सारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आज IT सेक्टर बिल्कुल है। कंजम्पशन का खेमा तो है ही है, कंजम्पशन ऑटोमोबाइल फ्लेवर फोकस रेडार पर थे, लेकिन IT का जो कमबैक हुआ इसके चलते सारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर ये सेक्टर भी। एम्फेसिस आदित्य अग्रवाल की राय 3200 के टारगेट्स को ध्यान में रखे, 2860 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा एक और स्टॉक है जिस पर आज नज़र है और इनफैक्ट अच्छी खबरों के दम पर हम देख रहे हैं न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि लगातार स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता हुआ। लेकिन स्टॉक्स के साथ साथ इनफैक्ट कुछ हद तक सेक्टर्स भी हैं। विक्रम सोलार इस स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। आज मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिला है और एक टेक सोमिल आपसे जानना चाहूँगी, हर लिहाज से कंपनी के नतीजे काफ़ी पॉजिटिव हैं जिसका इम्पैक्ट स्टॉक में देखना। बाजार जब शुरू हुआ और मार्केट खुलने के साथ न्यूज़ फ्लो जब आया तब स्टॉक में ज़बरदस्त अप मूव था। अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा रहा है स्टॉक, लेकिन मुनाफा 5 गुना बढ़ा है और कंपनी ने 4 गुना कैपेसिटी एक्सपेंशन की गाइडेंस भी दी है। क्या राय रहेगी, क्या आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को? विक्रम सोलार बेसिकली 3 हफ्ते पहले लिस्ट हुआ था। दैट्स व्हाट यू टॉकिंग अबाउट आई थिंक। बहुत ज्यादा चार्ट है नहीं, बहुत ज्यादा डेटा है नहीं। अगर मैं आवरली चार्ट्स में देखूं तो अराउंड 370 और 360 के आसपास का सपोर्ट है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म। तो ये 2 लेवल्स पर आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए, बट उससे ज्यादा मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा चार्ट के डेटा है नहीं।
रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट की तरफ से एक व्यू जरूर है, अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जा सकता है। 378 के लेवल्स पर करीब 5% का इजाफा इस स्टॉक में। डेटा पॉइंट्स कम है लेकिन न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत होगी और फंडामेंटल्स पर देवेश वकील से भी बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अभी लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड के फ्लोज और डेटाज आपके स्क्रीन पर आ रहे थे उस पर एक बार गौर कर लेते हैं। और देवर्ष, आपसे आपका टेक जानना चाहूँगी। एम्फी अगस्त डेटा इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस इनफ्लोज की अगर बात करें, इनफ्लोज की तर्ज पर यहाँ पर 1,78,794 करोड़ से 52,443 करोड़ के इनफ्लोज डिस्प्ले होते हुए दिखे हैं। अगस्त में एसआईपी इनफ्लोज भी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और टोटल एयूएम्स की अगर बात करें 75 लाख करोड़ के पास इंटैक्ट रहते हुए देखने को मिले हैं। इक्विटी एयूएम्स में भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कोई खास चेंजेस या बदलाव बड़े नहीं हैं। 33 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है उसी आंकड़े के आसपास यहाँ पर देखने को मिले हैं। सो ना मंथ ऑन मंथ बेसिस एम्फी डेटा है, एसआईपी डेटा है। सवाल एसआईपी को लेकर है बिकॉज इक्विटीज़ में पिछले दिनों हमने काफ़ी ट्रिकी मार्केट देखा था देवर्ष, और काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, बावजूद इसके एसआईपी फ्लोज में बढ़त ही देखने को मिली। अब तासा एम्फी डेटा की अगर बात करें, इनफ्लोज में एक ड्रॉप ज़रूर नजर आया है। अगर आपका कोई टेक इस पर है, सडन स्लो डाउन या ये जो जर्क देखने को मिला है इसके पीछे, वो भी बताइएगा। और एसआईपी को लेकर व्यूवर्स के लिए कोई एडवाइस है तो वो भी बताइएगा। जी, हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स या जो उनके एडवाइजर्स हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस को चेज करते हैं। तो हमने देखा है कि एक साल में इक्विटीज में रिलेटिवली कम रिटर्न मिला है, 5% जितना निफ्टी में बढ़त आई है। तो कई लोग उससे शॉर्ट टर्म में अगर उसको देखें तो शायद इतना रिटर्न नहीं होने के कारण एसआईपीज में या तो उसके जो लमसम फ्लोज है उसमें शायद कोई क्वेश्चन उठ सकता है। पर मुझे लगता है कि ये एक सिक्लिकल है। बाजार कभी भी एक लाइन में नहीं बढ़ता। कभी जो हमने पहले बढ़त देखी थी लास्ट ईयर, उसके बाद ये अच्छा कंसोलिडेशन है। अगर आप निवेशक हो, आप अगर एसआईपी इन्वेस्टर हो, तो अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है और आपका एसआईपी में थोड़े महीने में अगर मार्केट कंसोलिडेशन में आपके जो एसआईपी इकट्ठा होते हैं उसके यूनिट, अगर वो एक भाव से या एक सीमित दायरे में रहे तो उसका कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इंडिया का इंटैक्ट है। अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेमोग्राफिक फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग है, जो मिडिल क्लास का कंजम्पशन का जो थीम है, हमारे जो स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है, मुझे लगता है कि इसके बेसिस पे आगे जाके भारत में अच्छा ग्रोथ आएगा। अगर ग्रोथ आएगा तो अर्निंग्स बढ़ेंगे, अर्निंग्स बढ़ेगी तो निफ्टी और बाकी शेयरों में भी बढ़त आएगी। तो थोड़े महीने के अंडर परफॉर्मेंस से चिंतित नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एसआईपीज को बरकरार रखना चाहिए। अगर आपकी इनकम बढ़े उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे उसमें बढ़त करनी चाहिए। अगर लंबे लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्टर रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को निराशा नहीं होगी, अच्छी रिटर्न मिलेगी। बिल्कुल देवर्ष जी, थैंक यू फॉर दैट व्यू। हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इस वक्त ये डेटा को जानते हुए ये समझना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार इन्हीं म्यूचुअल फंड फ्लो डेटाज पर बातचीत जारी रहेगी। श्वेता रजानी हमारे साथ आनंद राठी से जुड़ेंगे, उनसे और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे इन डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स पर विस्तार से। कटौती देखने को मिली है 28,464 से 28,265 करोड़ पर। उन्हें मंथ ऑन मंथ बेसिस ये आंकड़े आते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा लार्ज कैप फंड इनफ्लो में 33% तक का इजाफा देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ बेसिस आंकड़े स्मॉल कैप फंड इनफ्लो की अगर बात करें 23% की कटौती, आंकड़ा 4,993 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। जुलाई से लेकर अगस्त तक के एसआईपी के आंकड़े के ट्रेंड की अगर बात करें 28,465 करोड़ से 28,265 करोड़ पर, यानी कि यहाँ पर एक
छोटी सी कटौती SIP इनफ्लोज में देखने को ज़रूर मिली है। फ्लेक्सी कैप इनफ्लो में लगातार दूसरे महीने मजबूती देखने को मिली है। फ्लेक्सी कैप इनफ्लो में इस मजबूती के पीछे की वजह क्या है और यहाँ से आगे कन्वेक्शन कितना बढ़ रहा है, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। ओवरऑल एम्फी डेटा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी से जुड़ गई हैं। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू यू। सबसे पहला सवाल आपके लिए, जो इनफ्लोज में ड्रॉप देखने को मिले हैं, टोटल इनफ्लोज में एक शार्प फॉल है, उसके पीछे की वजह, सडन स्लोडाउन के पीछे की वजह और ओवरऑल एम्फी डेटा अगस्त के अगर आप अभी देख पाई हैं, एनालाइज कर पाई हैं, आपके फर्स्ट टेक्स क्या होंगे? अगस्त के कंपैरिजन में देखें तो हाँ, लग रहे हैं कि एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है फ्लोज में। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ महीने की ट्रेंड देखूं तो ये जो 33,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है उस महीने में, जहां पर आपको अगर ग्लोबल फैक्टर्स देखे जाए तो टैरिफ की वजह से एंड उस कारण से क्या इकोनॉमी में इम्पैक्ट हो सकता है। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी आई थी, जिस फर्स्ट क्वार्टर की रिजल्ट्स आई थी जो कुछ सेगमेंट्स में एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम थी। तो अगर उस सब सिनेरियो को ध्यान में रखें तो मैं कहूंगी ये 33,000 करोड़ का जो हमने इनफ्लो देखा है अगस्त में, ये एक हेल्दी फ्लो है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक निवेशक ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, जारी रखा है। इनफैक्ट अगर आप SIP के भी आंकड़े देखें तो 200 करोड़ की ही कमी दिख रही है आपको वहां पर। तो यहाँ पर भी एक रिटेल निवेशक जो है उसका जो फेथ है और कॉन्फिडेंस है एक्विटी मार्केट में, वो जरूर एक दिख के आ रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज जो देखेंगे कि इस वॉलेटाइल मार्केट में भी, हालांकि मिड अगस्त में गवर्नमेंट की अनाउंस हुई थी कि एक GST कट होगी, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज थी जो सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव रख रही थी कि हाँ, आपकी गवर्नमेंट ग्रोथ फोकस्ड है और जो आपको एक ग्लोबल फैक्टर की वजह से आपके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ सकता है, वो एक इनबाउंड होके देख रहे हैं कि वो नेट ऑफ कैसे कर सकते हैं उस रिस्क को। तो वो एक बूस्टर था, एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था मार्केट में और उसको देखते हुए ये जो फ्लोज हम देख रहे हैं, मैं कहूंगी कि इससे मैं इसे बहुत पॉजिटिवली देखूंगी फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। और अब जो आंकड़े आप देख भी रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों से मिड कैप और स्मॉल कैप में चाहे जितनी परसेप्शन हो कि रिस्क है, ज्यादा वैल्यूएशंस बढ़ी हुई है, लेकिन निवेशक के फ्लोज अगर आप देखें तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी या शॉर्ट टर्म न्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। वो समझ रहे हैं, एक मैच्योरिटी दिखा रहे हैं कि हम हमारा इक्विटी का पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि कुछ महीनों बाद ये पहला महीना है जहां पे हमने मिड कैप के फ्लो स्मॉल कैप से थोड़े ज्यादा देखे, बट नेट मिड और स्मॉल कैप को मिलाकर जो हम एलोकेशंस देख रहे थे पिछले कुछ महीनों से, वो बिल्कुल दिख रही है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आई थिंक चार्ट्स को टॉप कर रही है पिछले कुछ महीनों से, एक हेल्दी फ्लोज दिख रहा है वहां पर। फ्लेक्सी कैप आज के दिन में मैं कहूंगी एक लार्ज कैप का सब्स्टिट्यूट भी देखा जा रहा है। बहुत निवेशक उसको समझते हैं कि 70 से 75% की लार्ज कैप एलोकेशन तो हमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से भी मिल जाती है। और लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप की अगर आप रिटर्न की कंपैरिजन करेंगे तो फ्लेक्सी कैप की रिटर्न थोड़ी ज्यादा आई ही है लार्ज कैप से। तो एक तो वो आपका लार्ज कैप का सब्स्टिट्यूट है, प्लस अगर ऐसे मार्केट में देखें, आप एक फुल फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो फंड मैनेजर को कि आप डिसाइड करें आपने लार्ज मिड स्मॉल कैसे मूव करना है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो एक निवेशक शायद डिसीजन खुद नहीं ले पाता कि क्या मैं अब लार्ज से मिड मूव करूं, क्या मैं स्मॉल मूव करूं, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि वो फंड मैनेजर पे छोड़ रहे हैं। तो ये एक कैटेगरी है जहां मुझे लगता है हम आगे समय में भी देखेंगे कि एक हेल्दी फ्लोज कंटिन्यू हो सकते हैं यहाँ पर। बेहतरीन तरीके से आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है समझाया। एंड येस, इन्वेस्टर कन्वेक्शन बरकरार है क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ट्रिकी और चैलेंजिंग मार्केट था, बावजूद इसके कोई बड़ा डेंट या कोई बड़ी गिरावट नहीं नज़र आ रही है। आई कम्प्लीटली सेकंड द थॉट और इत्तेफाक रखती हूँ आपकी बात से। लेकिन इन्वेस्टर सेंटिमेंट की अगर बात करें श्वेता, अब यहाँ से आगे बिकॉज टैरिफ अनसर्टेनिटी थी, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ डील्स, कुछ नेगोशिएशंस इन कमिंग डेज हमारे सामने निकल कर आ भी जाएं।
पॉजिटिव ट्रिगर्स, पहले डायरेक्शनलेस था मार्केट, अब एक डायरेक्शन एटलीस्ट नजर आ रहा है, लेकिन अबव ऑल वॉलेटिलिटी भी जारी रहेगी। सो क्या आप देखती हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन आगे सस्टेन करेगा या हम मॉडरेशन आने वाले महीनों में देख सकते हैं? एंड हैविंग सेड सो, गोइंग अहेड, कौन से थीम्स कैटेगरीज आपको लगता है बेहतर होंगे? विल इट बी द लार्ज कैप, मिड कैप, थीमेटिक फंड्स, कहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आप देख रही हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा समझ ये है कि आगे के आते कुछ महीनों में भी रिटेल इन्वेस्टर वो कॉन्फिडेंस जरूर दिखाएगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ एसआईपी के आंकड़ों में आप एक मीनिंगफुल गिरावट देखोगे। हो सकता है यहाँ से आप थोड़ी इम्प्रूवमेंट ही देखेंगे एसआईपी के नंबरों में भी, क्योंकि यहाँ पे दो कारण है। एक तो अगर आप देखें, जो एक निवेशक ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है कि पिछले एक साल से बहुत जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से ग्लोबल न्यूज नेगेटिव चल रही है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपके एसआईपी के आंकड़े बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। तो वो तो एक निवेशक ने दिखा ही दिया है। सेकंड, अगर हम आरबीआई की हाउस होल्ड सेविंग्स डेटा भी देखें तो वहां पर दिख रहा है कि एक इन्वेस्टर की शिफ्ट हो रही है। जो आप 65-70% डेट ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रखते थे, वहां से 5-10% की पिछले 10 साल में शिफ्ट हुई है फ्रॉम डेट टू इक्विटी। और इक्विटी में वो पैसा, अगर मैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का स्प्लिट देख लूं तो वहां की वो डेटा दिखाती है कि म्यूचुअल फंड की एलोकेशन बढ़ रही है। तो अगर वो ट्रेंड जारी रहेगा तो फिर रिटेल निवेशक की एसआईपी एलोकेशन बढ़ती हुई हमें जरूर दिखेगी, और वो मार्केट में क्या न्यूज चल रही है उससे इतनी इम्पैक्ट नहीं होगी। तीसरी चीज, अगर हम ये भी देखें कि जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जो इन्वेस्टर की नॉलेज है आज के दिन में टियर 2 टियर 3 सिटीज में काफी राइट श्वेता, पॉसिटी ऑफ टाइम, समय की पाबंदी है, लेकिन हाँ द ओवरऑल व्यू नजरिया हमें मिलता हुआ दिखा ऑन दीज डेटा पॉइंट्स। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ शॉर्ट नोटिस पर जुड़ ये सारे डेटा पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। और बाजार बस बंद होने वाला है, क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, ऑलमोस्ट 4 मिनट्स बचे हैं, और इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,977 के स्तर पर निफ्टी में कामकाज। सौमिल, अगर कोई टेक, कोई स्टॉक किस वक्त आपके रेडार पर हैं, क्विकली बताइए। आई थिंक हमें डिफेंस सेक्टर में ही प्ले करना चाहिए, बिकॉज डिफेंस सेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय। इन द वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली बीडीएल मेरे को एक अच्छा लग रहा है। सो बीडीएल में एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1460 के आसपास, और ऊपर में टारगेट मुझे लगता है कि 1560 1580 के टारगेट्स बन सकते हैं इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डिफेंस पर फोकस है और आगे भी यहाँ पर तेजी और ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स भी हैं। आदित्य, क्विकली फूड डिलीवरी स्पेस, स्विगी, इटर्नल की अगर बात करें, पिछले दिनों हमने देखा प्लेटफॉर्म प्राइसेस में बढ़ोतरी इन्होंने करी, और उसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर। आज के सत्र में कोई बड़ा मूव नहीं है, गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आउट ऑफ एनी ऑफ द टू? मेरे हिसाब से स्विगी पे थोड़ा सा नजरिया रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से थोड़ा बेहतरीन लग रहा है मुझे एज कम्पेयर टू इटर्नल। नीचे की तरफ इसमें इमीडिएट सपोर्ट्स करीब 400-405 के हैं, तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए, और अगर ये 415 के आसपास आता है तो इसमें और पोजीशन को ऐड करे, और आने वाले दिनों में आपको ऊपर में इसमें 480 से लेके 500 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है, जो थोड़ी बहुत फॉल हमें स्विगी और रिटर्नल में देखने मिल रहा है, और बिटवीन द बोथ मुझे लग रहा है स्विगी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा बेहतरीन है यहाँ पे। स्विगी ज़्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन गिरावट में खरीदारी के मौके बनते हुए स्पेस में ज़रूर नजर आ रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स के चार्ट को क्विकली पुल अप करते हैं, शार्प अपसर्ज दिन के ऊपरी स्तरों पर ये बंद हो रहा है। सौमिल, एक क्विक टेक आपसे जानना चाहूंगी 860 के लेवल्स पर, अगर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्या राय होगी? होल्ड ऑन टू इट, जिस ब्रेकआउट हुआ है, अगर किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन, नया पोजीशन ना ले। पोजिशनली अगर कुछ लंबे समय के लिए लेना है तो 787 पर एक स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर में मेरे को लगता है कि टारगेट अराउंड 930 940 के बन सकते हैं।
पोजीशन को इंटैक्ट रखिएगा। सौमिल आदित्य, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए और ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हमें बताने के लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और अच्छी तेजी के साथ शुरुआत की आज बाजार ने और अच्छी ही तेजी पर क्लोजिंग भी हम करने जा रहे हैं। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का भी हुआ मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी गेंस फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आए, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे अच्छी तस्वीर है जो कि मार्केट दिखा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं तेजी का सिक्सर करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ आज वो लेवल जिसका इंतजार था 25,000 के स्तर को हमने देखा। एक बार इन लेवल को टच बेस कर लिया तो अब 25,200 और 25,250 के ऊपर और ज्यादा तेजी के पूरे आसार मार्केट में नजर आते हैं। 111 अंकों की तेजी पर क्लोज होता हुआ निफ्टी इस वक्त अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी है, हालांकि बटा हुआ कामकाज भी कहना चाहिए। इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर जो है कंफर्ट लेवल के आसपास कोई स्पाइक अप नहीं होना भी एक रिलीफ का काम है, वहां पर 10-11 के स्तर के आसपास ये कामकाज करता हुआ। इस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर, राष्ट्रीय मोटर्स, पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़िया रफ्तार दिखाने के बाद आज एक छोटा सा ब्रीदर लेता और प्रॉफिट बुकिंग वहां पर जो प्रॉफिट्स हो रहे थे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बुक करने की कोशिश की और इसी के चलते हम देख रहे हैं वहां पर वॉलेटाइल मूव्स नजर आए। इसके अलावा मार्केट में मोमेंटम कहां से दिखा? बिग बॉय रिलायंस अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला। ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर और क्लोजिंग के दरमियान भी हम देख रहे हैं स्टॉक में मूवमेंट जो है हरे निशान के साथ क्लोजिंग जरूर देखने को मिली। आईटी सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे था। लार्जर आईटी प्लेयर्स, छोटी मझोली आईटी कंपनियां, हर तरफ अच्छा खासा एक्शन। टुवर्ड्स क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर ही है 900 अंकों की मजबूती निफ्टी आईटी इंडेक्स में। और पार्टिसिपेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें, लार्जर आईटी कंपनियां, छोटी मझोली आईटी कंपनियां, हर तरफ अच्छा खासा एक्शन। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में आउट परफॉर्मेंस 10 से 11% तक की मजबूती और इसके अलावा भी तमाम आईटी कंपनियों में अच्छी खासी मजबूती। सरकारी बैंक का खेमा आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा गया और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में इन पर्टिकुलर पीएसयू बैंक स्पेस में अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज जो है क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। आईटी के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक का ही स्पेस है जहां पर अच्छी मजबूती के साथ आज के सत्र में कामकाज क्लोज होता हुआ आप देख पाएंगे। इसी के साथ रियल एस्टेट, एनर्जी, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, ये सारे सेक्टर्स एब्सोल्युटली इन दिस ऑर्डर अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने आज एक छोटा सा ब्रेक लिया था, लेकिन उसके अलावा हर सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती नजर आई। बाजार की क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 24,980 के लेवल्स के नजदीक। निफ्टी में क्लोजिंग 54,536 के लेवल्स पर 350 अंकों की क्लोजिंग हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में सेंसेक्स भी मजबूती के साथ क्लोज होता हुआ। अच्छी चाल, अच्छी तेजी पर शुरुआत और अच्छी तेजी पर ही क्लोजिंग। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यही समेट रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।